बाद में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भारत बहुरंगी देश है। विविध विविध संस्कृतियाँ, बहुभाषा, यहाँ की विभिन्न सभ्यता, कल्चर, तमाम जातियों में, वर्गों में, समुदायों में बटा हुआ देश। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि हम एकताबद्ध हैं। हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी जो मोहब्बत की भाषा है, वो एक है पूरे देश से, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। और यही कारण है कि पूरी दुनिया के पैमाने पर तमाम देश, तमाम लोग हमारे यहाँ का अध्ययन करने के लिए आते हैं कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि इतनी विविधता होने के बावजूद यहाँ पर एकता, एकबद्धता बनी रहती है। लेकिन इस बीच थोड़ा-सा ग्रहण लगा है हमारे उस दर्शन को, हमारे उस दृष्टि को, हमारे उस सोच को। हमारे जितने सीमांत हमारे प्रदेश हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं। अब वो दिक्कतें चाहे कश्मीर की दिक्कत हो, चाहे मणिपुर की दिक्कत हो, या मणिपुर क्या पूरे पूर्वोत्तर भारत की स्थिति थोड़ी भिन्न हुई है इस बीच। वहाँ आपसी टकराव जो ख़ास करके हुआ है, और उसमें भी मणिपुर जो पिछले साल भर से जल रहा है, और उसमें हम तो ये कहेंगे कि हमारे शासन प्रशासन की भी भूमिका बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ पर जिस तरीके से कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, और सत्ताधीश लोग, राजनीतिज्ञ लोग उसमें अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। उसमें भी उनको ये रहता है कि हमारा कौन-सा वोट है, हमें हमें कौन-सा वोट मिल सकता है, इस झगड़े में हमारी रोटी कैसे सिक सकती है, हमारा खाना कैसे पकेगा। इसके चलते मणिपुर में इस समय दुखद स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति आज की नहीं, पूरे साल भर की बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है, वहाँ आज तक नहीं गए। लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भी नहीं गए। लेकिन विपक्षी दल लोग और तमाम सामाजिक लोग, ये सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ जाते रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांटते रहे हैं, और पूरा का पूरा पूर्वोदय भारत, अपना पूर्वोत्तर भारत पूरे देश की चिंता में शामिल है, समाहित है। और अभी फिलहाल इसके पहले भी राहुल गांधी एक सांसद के रूप में वहाँ 2 बार गए। हमारे सारे अपोजिशन के लोग गए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गए, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट ये कांग्रेस के लोग गए, तमाम हमारे संसदीय दल के लोग गए, लेकिन सत्ता पक्ष से वहाँ कोई गया नहीं। जिसका दुख है, जिसका खेद है, जिसका कष्ट वहाँ के लोगों को भी है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात हुई कि 2 बार राहुल गांधी वहाँ गए। उस समय तक तो कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन फिलहाल वो जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री की छाया होता है, प्रधानमंत्री का वैकल्पिक स्वरूप होता है, अपना स्वरूप होता है। और संसद गठन के बाद ही राहुल गांधी ने वहां फिर दौरा किया, और निश्चित रूप से इस बार कुछ उम्मीदें और जगी हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि एक सशक्त तरीके से संसद में आवाज उठेगी। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें मजबूती के साथ मणिपुर की आवाज उठेगी। मणिपुर की ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर भारत की आवाज उठेगी, और पूरे देश की आवाज उठेगी। जो जहां कहीं भी शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो सबकी आवाज वहां उठेगी। तो एक नए सिरे से मणिपुर को लेकर के, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के एक उम्मीद जगी है। लोकसभा का चुनाव हुआ, और उस लोकसभा के चुनाव में वहाँ कांग्रेस पार्टी ने वहाँ की दोनों सीटों पर विजय हासिल की। हालांकि विधानसभा चुनाव तो वहाँ अभी दूर है, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहा था नैतिक रूप से, लेकिन उससे इस्तीफा लिया नहीं गया। तो अब वो क्या है, कैसे है, उन सारी चीजों के ऊपर, और अभी फिलहाल जो संभावना, एक उम्मीद जगी है फिर नए सिरे से कि नहीं, हमारे पूरे देश में अमन चैन का माहौल बनेगा, और उसमें हमारा मणिपुर भी शामिल हो पाएगा, उसमें हमारा कश्मीर भी शामिल होगा, और हमारे देश का हर नागरिक हर्षोल्लास के साथ देश के विकास में आगे बढ़ेगा, और जो अवसादग्रस्तता आई है उससे हम निजात पा पाएंगे। उसी पर आज चर्चा करने के लिए हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने ये प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। आपका खालिद साहब स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ पूर्वोत्तर भारत का जो प्रमुख समाचार पत्र है, दैनिक पूर्वोत्तर भारत, उसके संपादक ये रविशंकर जी हैं।
आपका भी स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो रविशंकर जी ये मुख्यतः असम को बेस करते हैं, लेकिन पूरे पूर्वोत्तर भारत की आवाज इनकी अखबार है और अपने रविशंकर जी हैं। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ मौसम विज्ञान पर खास करके काम करने वाली टिपोनिया जी ये टापोनिया जी हैं। आप आती तो हैं अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन आपकी संवेदना, आपकी दृष्टि, आपका दर्द आपका जुड़ा हुआ है ये मणिपुर से भी क्या पूरे पूर्वोत्तर भारत से और पूरे देश के पैमाने पर जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है और उससे जो दर्द उभर करके आ रहा है पूरे देश के पैमाने पर और पूरी दुनिया की आंखें टिकी हुई हैं हमारे उस पर। नहीं ये अध्येता है नहीं जी टापोनिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, आर्थिक नगरी बंबई से जुड़े हैं डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और मणिपुर में जैसा पूर्वोत्तर भारत में आज भी एक जमाना तो था कि वहां से नेट वगैरह सारे कनेक्शन कट गए थे, पूरा पूर्वोत्तर भारत लगभग अलग थलग हो गया था और आज की तारीख में भी नेट की स्थिति वहाँ कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अभी तो हमारे यहाँ पूरे देश के पैमाने पर और खासकर पूरे उत्तर भारत में ये बरसात हो रही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में कुछ ज़्यादा ही इसका असर है। तो ये नेट की प्रॉब्लम इनके ऊपर सवार हो जाए उसके पहले हम चाहेंगे कि टोपोनिया जी आप अपनी बात रखें। टोपोनिया जी। तो नमस्ते आप सभी को। तो फिलहाल जैसे कि मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इस समय हम इस स्थिति पे आ गए हैं कि हम सब नॉर्थ ईस्ट वाले को एक साथ काम करना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हम अरुणाचल से है, हम मणिपुर से है। फिलहाल जो मणिपुर का इश्यू है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो फिलहाल में ज्यादा आपको पॉलिटिकल ओपिनियन से ज्यादा मैं आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक थोड़ी उनका थोड़ा रियलिटी बताती हूँ। तो पहला रीजन ये है कि किन कारणों से मेइते और कुकी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, और ये प्रॉब्लम अभी का नहीं है, ये बहुत 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 पुराना प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उस समय से जब आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नागा और कुकी के बीच भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1990s में। बहुत सारे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इसे दिखाते नहीं है। तो फिलहाल ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमेशा नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जो डिस्कशन नहीं करते। तो मुझे लगता है एक समय आ गया कि हम लोगों को जो मीडिया है, स्पेशली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका ये रोल है, उनका ये इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कि वो दिखाए न्यूज को अच्छी तरह से। तो अभी आप देखिए उस समय में जब 90s में जब इशू हुआ था नागा और कुकी के बीच, उस समय बहुत सारे लोगों का घर गया था, बहुत सारे लोगों को चोटें पहुंची थी, बहुत सारे रिहेबिलिटेशंस भी हुए थे। ये बात उस समय का है, आपको समझना होगा कि उस समय से ये चीजें सेंसिटिवली चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल मैते लोगों ने एसटी का डिमांड किया तो कुकी को नाराजगी, नहीं, ये बहुत पुराना है, क्योंकि पहले से इसमें सोशियो इकोनॉमिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हमें लगता है कि हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें कुकी और मैते के लोगों को जोड़ना होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जब आप कुछ सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, आपको जड़ से उस चीजों को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। जो चीजें हम करते नहीं है, हम मीडिया में भी ये करते नहीं है, हम जब डिबेट बैठेंगे हम ये बोलेंगे कि हमें करना क्या है, लेकिन जो लोग अफेक्टेड है, जो लोग सच में जिनको प्रॉब्लम है, उनको हमें बिठाना चाहिए टेबल में, उनसे हमें पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। वो हम नहीं कर रहे। हम जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं जितना भी डिबेट देखता हूँ, मैं सब देख रही हूँ कि उसमें लोग जो स्पेशली जो लोग इफेक्टेड नहीं है वो लोग बता रहे कि क्या करना है, नहीं करना है, पॉलिसी किस तरह से डालना है। आप मणिपुर जाइए तब समझिए कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है। आइए मणिपुर, अब जब मणिपुर आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि समस्या क्या है, ये हेट्रेड कैसे आया। तो ये हेट्रेड ऐसा नहीं है कि ये हेट्रेड गवर्नमेंट ने लाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हेट्रेड सदियों से है, समय से है। लेकिन इसमें सबसे एसेंशियल और नेग्लिजेंस तो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है, वो ये है कि इन्होंने डायरेक्टली नेग्लेक्ट किया है। आप सभी को पता होगा कि मणिपुर वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड स्टेट है। आप लोगों ने सुना होगा आफ्सपा के बारे में कि वहाँ कितने सारे मिलिट्री है। तो जब ये प्रॉब्लम जब शुरुआत हुआ था लास्ट 2023 मई के समय में,
ये आराम से सॉल्व हो जाता, आराम से सॉल्व हो जाता, क्योंकि वहां मिलिट्री रहता है और वहां मिलिट्री का जो डर है ना आसपास का, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग परेशान हो चुके हैं आसपास से। लेकिन पॉलिटिकल ही एक रीजन था जिन कारणों से एक्शन नहीं लिया गया। उस समय आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अभी हम यहाँ बैठते नहीं और अभी भी हम पॉलिटिकली ये बात को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी भी हमें ये बातें बोलने में मजबूर हो रहे कि प्लीज मणिपुर आइए, चीजों को समझिए। तो आप लोगों से यही विनती है, जितना भी मीडिया है स्पेशली ना, कि आप लोगों को मणिपुर में आके ग्राउंड रियलिटी देखना होगा, तब जाके हम सोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं तो सोल्यूशन इट्स नॉट पॉसिबल। हम 4-5 लोग बैठ के सोल्यूशन नहीं दे सकते जो वहाँ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो रहे हैं। तो ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निया जी। अब वहाँ पूरे देश के सबका तो जाना संभव नहीं है, लेकिन हम सारे लोगों की संवेदना वहाँ से जुड़ी हुई है और बार बार हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से जो भी संबद्ध लोग हों, अभी हम लोग फिलहाल चूंकि वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ें और वहाँ की चीज़ों को हम उभार करके देखने की कोशिश करते हैं और हम तो सबको मौका देते हैं कि आप अपनी बात बताओ, अपनी बात कहो। लेकिन वहाँ शायद कुछ ऐसा डर का माहौल बना हुआ है कि तमाम साथी हमारे कहते हैं अरे बड़ा संवेदनशील है तिवारी जी, अभी इस पर हमसे मत बुलवाइए, ऑनलाइन मत बुलवाइए। इसका मतलब है कि वहाँ भय का माहौल बहुत भयंकर बना हुआ है और भय के माहौल में तो समाधान नहीं निकल पाता है जब तक हम खुल करके उस पर चर्चा न करें, जब तक हम खुल करके उस पर संवाद न करें। और पत्रकारिता के भी जगत में उससे तो अभी हम रविशंकर जी से उनकी पूरी बात लेंगे और इस बीच हमारे साथ कोंड्रम ज्ञानेश्वर जी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आप सेंट्रल कमेटी के आप मेंबर हैं। हम चाहेंगे कि कोंड्रम ज्ञानेश्वर जी भी और खास करके जहाँ कहा जाता है कुकी है और मैतेई है, और कुकी और मैतेई को आपस में लड़ाकर ही कुछ लोग वहाँ पर अपना अपना वोट साध रहे हैं। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में और खास करके अभी जो राहुल गांधी की जो तत्काल यात्रा हुई है पूर्वोत्तर भारत में और खास करके मणिपुर में, तो क्या शांति बहाली की संभावना दिखाई पड़ रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि वहाँ शांति बहाल हो सकती है अगर हमारी सरकार चाहे, या अगर सरकार उसकी उपेक्षा भी करती है तो अगर अपोजिशन चाहे, अपोजिशन का मतलब पूरे देश से होता है, पूरा देश अगर चाहे, सारे नागरिकों की मंशा चाहे, तो वहां पर आखिर ये शांति बहाली कब तक कैसे संभव है? ज्ञानेश्वर जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बोले। नहीं फिर म्यूट हो गए। जी आनंद जी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये मणिपुर में ऐसा दंगा पिछले 1 साल के ऊपर, अभी ये 14 महीना हो गया। ये लास्ट पिछले साल 3 तारीख मई को इसको शुरू हो गया। उसी से आज तक लगभग 7,000 लोगों का ये बेघर हो गया। अभी ये रिलीफ के में इसका जीवन अभी गुजर रहा हूँ। ये लगभग 5,000 का ऊपर ये घर जला दिया और लगभग 5,000 के ऊपर से ये हथियार पुलिस का ये सामान घर से ले गया। अभी तक पिछले 14 नेटवर्क चला गया ज्ञानेश्वर जी का, तो ये संकट वहाँ बरकरार है। अब हम चाहेंगे कि दैनिक पूर्वोत्तर भारत के संपादक ए रविशंकर जी पूरे पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में और खास करके जो राहुल गांधी की नए अवतार के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो इनकी यात्रा हो रही पूर्वोत्तर भारत में और खास करके मणिपुर में, आप वहाँ पर ये शांति की पुनर्वापसी के प्रयास को आप कैसे देखते हैं? रविशंकर जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सबसे पहली बात तो ये कि मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। ताकुनिया ने जो बातें की, चूंकि वो पूर्वोत्तर की बेटी है और पूर्वोत्तर की चीजों को समझती भी रही है,
जो चीजें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसके जड़ तक पहुंचना जरूरी है। और अफसोस ये है कि आज की राजनीति में लोग जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, फूल और फल को देखकर अपना फैसला या अपनी नीति बनाते रहे। उन्होंने जिक्र किया था कुकी और नागा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मुझे याद है कि वो 90 के बाद शुरू हुआ था और मैं 91-92 में मोरे गया था और अपने साथी टिकेंद्र थे वहां पर, तो उनके साथ ही मैं गया था मोरे। और उस समय कुकी वर्सेस नागा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे गर्म हो रहा था, हालांकि सिविल वार नहीं हुआ था। लेकिन मैंने उस समय भी म्यांमार की सीमा में जाकर कुकी जो समूह थे जो लगातार संघर्ष और इसकी बात कर रहे थे, उन लोगों से भी मिला था और नागा लोगों से के साथ भी मिला था और काफी खून बहे थे उस समय और काफी लोग मारे गए थे। वो मैं ताको के इस बात से मुझे वो सारा सीन याद आ गया कि जब उस समय की क्या स्थिति थी। फिलवक्त ये है कि अभी की स्थिति में अगर बात करें, चूंकि ये 1 घंटे का डिबेट है और इसमें बहुत सारा डिटेल में नहीं जाया जा सकता है, वो ये है कि मणिपुर की समस्या का समाधान अगर करना है तो राजनैतिक पहल के साथ-साथ, प्रशासनिक पहल के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर पहल करने की जरूरत है। पूर्वोत्तर का जो जनजातीय समाज है और हर जनजाति का जो एक नेता होता है, जो सामाजिक नेता होता है और वो सामाजिक नियम और कायदे में वो प्रमुख, उसको गांव प्रधान भी बोलते हैं, गांव बूढ़ा भी बोलते हैं, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीजें हैं। तो उनका एक अपना महत्व होता है, उनका एक प्रभाव होता है। आज जो मैतेई और कुकी के बीच जो एक खाई सी पैदा हो गई है, एक अविश्वास पैदा हो गया है। आज भी लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि शांति लौट आई है, स्कूल कॉलेज लौट चल रहे हैं, ऑफिस में कामकाज हो रहा है। इससे ये शांति नहीं है। ये चूंकि सुरक्षा बल तैनात है और वहां पर इस तरह की चीजें हैं, लोग शरणार्थी शिविरों में फंसे पड़े हुए हैं, सिसक रहे हैं। शरणार्थी शिविर में कोई भी खुश नहीं है। ठीक है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं जो मिनिमम सुविधाएं हैं, लेकिन वह जनजाति जो खेतों में, पहाड़ों में, नदियों में घूमता फिरता रहता है, गीत गाता है, नृत्य करता है, अपनी मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, वह शरणार्थी शिविर में पिछले 1 साल से बंदी की तरह जीवन बता रहा है, क्योंकि उन्हें ये भय है कि अगर हम इससे बाहर निकले तो हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। एक चाहे वो आज के दिन की देखिए सच्चाई यह है कि चाहे वो मैतेई समाज के लोग हों या कुकी समाज के लोग हों, स्थिति को सामान्य बनाना चाह रहे हैं, वो अपनी सामान्य जिंदगी को जीना चाह रहे हैं। वो जो बच्चे शिविरों में इधर से उधर उछल रहे हैं, उनको वो खेलने के लिए वो मैदान, वो पहाड़ियां नहीं मिल रही हैं। लोग इस तरह का जीवन, कोई जीवन नहीं है और उसी का रिएक्शन है कि अगर कुकी ने कांग्रेस को वोट दिया तो मैतेई ने भी कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि कोई भी खुश नहीं है इस स्थिति से। और चूंकि जैसा कि ताको ने एक बहुत ही इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात कह दी कि यह जो घटना हुई है इसके लिए राजनीतिक कारण है, और अगर राजनीतिक पहल होती, अगर राजनीति के तहत इसका समाधान तलाशा जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि वहां खुद मुख्यमंत्री एक पार्टी बन गए और जब मुख्यमंत्री एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पक्ष में एक्शन लेने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि जो दूसरे कम्युनिटी में संदेह हो जाता है। मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि बीरेन सिंह एक पार्टी बन गए और बाद में, और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुकी विधायक हैं वो लगातार दिल्ली को ये संदेश देते रहे कि हम इनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानेंगे, आप चीफ मिनिस्टर बदलिए। एक ही दल के कुकी और मैतेई विधायक एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी
कि कम से कम अपने पार्टी के विधायकों को तो एकजुट करो। इच्छा शक्ति का सवाल था और उसका परिणाम पूर्वोत्तर के लोगों की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं है, उनकी छोटी छोटी जरूरत है और उनको मान और सम्मान चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी इनकी मांगे नहीं है। यहाँ के लोग अपने गांव मोहल्ले में, गांव में जो भी मिनिमम सुविधाएं हैं उसमें जीकर भी वो खुश रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मणिपुर की स्थिति सामान्य हो तो सामाजिक स्तर पर भी आपको पहल करने की जरूरत है। संवाद तो स्थापित कीजिए, आप लगातार मिलिए जुलिए लोगों से, कुकी समुदाय के भी लोगों से मिलिए, मैतेई समुदाय के भी लोगों से मिलिए और महिला संगठन जो है पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में, उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक पहचान है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि कोई दूसरे माँ का बेटा मारा जाए। ये जो इमोशनल लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर, राजनीति छोड़िए, अगर आप समस्या का समाधान, ठीक है, हिंसा जब है तो वहां पर सुरक्षा बलों की जरूरत है, सेना और दूसरे जो सुरक्षा बल है उनको तैनात करना पड़ता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। लेकिन सुरक्षा बल का काम सिर्फ इतना ही है कि हिंसा पर नियंत्रण पाए। ये जो विस्थापन की स्थिति है, मानसिक विस्थापन की स्थिति है, विश्वास का संकट है, इसको भरने के लिए संवाद की जरूरत है और इसके लिए लगातार वैसे नेताओं को मणिपुर जाने की जरूरत है जिनसे लोगों को उम्मीद है, जिनसे लोगों को भरोसा है। राहुल गांधी आए, उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने कुकी समुदाय के भी लोगों से मुलाकात की और उसके बाद वो इम्फाल घाटी भी गए और मैतेई समाज के भी लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सवाल यह है कि क्या हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति लौटे? ये जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, अगर वह यह निर्णय ले ले कि हमें मणिपुर में शांत करना है, एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि जो ट्राइब जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिर्फ वही नहीं, असम में भी किसी समय कुकी और कार्बी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी समय कुकी और डिमासा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और कभी कभी तो डिमासा और कार्बी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बोडो और दूसरी जनजातियों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन आज देखिए कि चूंकि एक इच्छा शक्ति थी, बोडो समस्या का समाधान हो गया। आज वो टेंशन नहीं है असम में। इसी तरह से मणिपुर में भी, आप अरुणाचल में देखिए कितनी सारी जनजातियां रहती हैं, कहाँ उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। कभी जब भी कुछ किसी बात पर कुछ हो जाता है तो तुरंत वो जो गांव बुढ़ा है, जो गांव प्रमुख है, वो आपस में मिलकर चीजों को वही रिजॉल्व कर देते हैं। बात थाने और कचहरी तक पहुंचती ही नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है कि अगर गांव बुढ़ा ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो उसके खिलाफ थाने में जा सके। ये एक सामाजिक प्रभाव है। तो हमारे पूर्वोत्तर में यह व्यवस्था तो है। पूर्वोत्तर में भले ही पूरे देश में पंचायती या जो समाज का प्रभाव है, समाज प्रभुत्व का प्रभाव है, वो न्यूनतम होता जा रहा, सीमित हो रहा, लेकिन पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज में अभी भी, उनको आप कबीला बोल लीजिए, जनजातीय समूह बोल लीजिए, उनका जो प्रमुख होता है, उनका जो मुखिया होता है, उनका जो प्रधान होता है, जो गांव बुढ़ा होता है, आज भी उसका प्रभाव है। तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यह जो प्रभाव है पूर्वोत्तर में, यह जो सुविधा उपलब्ध है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। आप राजनीतिक पहल कीजिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी आए, संसद में यह बात और जोर से उससे उठेगी। संसद में इसके पहले भी मणिपुर के इश्यू पर सवाल उठा रहा, अविश्वास मत भी लाया गया था। लेकिन अगर देश का नेतृत्व नहीं चाहेगा तो संसद में आप लगातार बोल दीजिए। मणिपुर के इनर मणिपुर के सांसद ने जिस ढंग से वह सवाल खड़ा किया संसद में, लोकसभा में जो अपना भाषण दिया, उस भाषण से देश की जो संवेदनशील जमात है वह पूरी तरह से मणिपुर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो करने की जरूरत है, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं बार बार हथौड़ा चलाते रहना होगा कि आपको मणिपुर के इशू को आपको सॉल्व करना होगा। कई कारण है, वो जो
काको ने जो कहा कि आर्थिक और सामाजिक कारण है, कई है, वो म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, या फिर जो खेती का मामला है, अफीम की खेती का मामला है, और अफीम की खेती का जो एक पॉलिटिकल और इंसर्जेंट ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप और व्यवसायी, ये सारे लोग मिलकर एक अलग वहां पर नेक्सस चला रहे हैं, वह भी नहीं चाहते हैं। और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, जो कुकी लोग उधर सीमा पार से आ रहे हैं, ये सारी बातें भी है कि उनको हम कैसे रोकें। मैतेई लोगों की जो शंका है, चिंता है कि इतने सारे लोग सीमा पार से आ रहे हैं, वहां नई नई बस्तियां बन रही है और हमें एसटी का भी दर्जा नहीं है, तो वो सारे लोग जो सुविधाएं हैं उसको हासिल कर लेंगे। और उनको, मैतेई लोगों को डराया भी गया कि आप अल्पसंख्यक हो जाओगे, आप किसी काम के नहीं रहोगे। और मैतेई जाति एक बहादुर जाति रही है, आप पूरा इतिहास देख लीजिए, उसने हमेशा संघर्ष किया है। कभी म्यांमार की तरफ से अटैक होता रहा है, अक्सर अटैक होता रहा है, और पूरा का पूरा जो मैतेई समाज है वो लगातार लंबे समय तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा, आपसा के खिलाफ वो लगातार संघर्ष करता रहा। लेकिन वही मणिपुर है जो देश को कितने सारे प्रबुद्ध और ताकतवर खिलाड़ी उसने पैदा करके दिया। वहां की महिला खिलाड़ियों ने पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रचा। यह है मणिपुर की ताकत। तो इन सारी चीजों को देखना और समझना होगा, और अगर इस समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जमीनी हकीकत को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है, जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, गांव बूढ़ा है और इस तरह के लोग हैं, उनको बैठा कर आप बात कीजिए ना, समस्या का कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं होगा। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं पंजाब। पंजाब भी एक लंबे अरसे तक सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलता रहा है, और हम लोग जैसा जानते हैं कि पूरा पूर्वोत्तर भारत जनजातियों का प्रदेश है, छोटे छोटे समूहों के लोग हैं, आदिवासी समूहों के लोग हैं, और सब के सब प्रेम के भूखे हैं। उन्हें मोहब्बत चाहिए, उन्हें प्रेम चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा कोई आकांक्षा नहीं है कि हमें इतनी पूंजी हमारे पास हो जाए, इतना धन हमारे पास हो जाए, इतने पक्के मकान हमारे पास हो जाए, इतनी सारी संपदा हमारे पास हो जाए। अब अगर हम उन्हें सम्मान भी न दे पाए, प्रेम भी न दे पाए, और आपस में उनके मोहब्बत के माहौल को अगर हम बिगाड़ने की बार बार कोशिश करें, उसमें भी हम जहर घोलते रहें, तो ये तो हमारे अंदर से बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो ऐसी हालत में आप जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बनता है, आप हमारे ये राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये मोहम्मद खालिद साहब, जो हमारा सिस्टम बनता है, हमारी जो ये व्यवस्था है कि सबको अपना अपना अपने अपने तरीके से देखना, और स्थानीय स्तर पर भी, स्थानीय इकाई स्तर पर भी, और जो हमारी संघात्मक व्यवस्था है कि हर राज्य अपनी व्यवस्था, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे, हमारे गांव अपनी समस्या का समाधान खुद करें अपना। तो इन सारे संदर्भों में अभी फिलहाल के मौजूदा स्थिति में 1.25 साल बाद, ये 1.25 साल तक लगातार आग में झुलसते हुए मणिपुर में आप शांति बहाली की संभावना को आप कैसे देखते हैं, कैसे संभव है? मोहम्मद खालिद साहब। जी तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी अलग किस्म की समस्याएं होती हैं, और अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखें तो ये जो एरिया है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है, ये कई तरह से बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। जैसे कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 70-80% तक क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, और आसाम से लेकर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, हर जगह पर बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन है। और साथ में म्यांमार लगता है, और उसके साथ चाइना भी लगता है, और अरुणाचल से ये बच्ची बैठी हुई। मेरे खुद क्लास में मणिपुर के बहुत से बच्चे आते हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ में काफी बच्चे पढ़ते हैं, मेरी क्लास में भी बहुत बच्चे हैं, उनसे भी अक्सर बातचीत होती रहती है।
एक चीज जो मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को दिमाग में आता है कि उनको रेस्ट ऑफ इंडिया में एलियन की तरह ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट एथनिसिटी, और उसकी वजह से हम देखते हैं दिल्ली में अटैक हो गया मणिपुर के या नागालैंड या किसी बच्चे पे, ये ऐसा होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हम मणिपुर के एमपीज या सदन जो एमपीज वगैरह हैं उनका इस्तेमाल तो करना चाहते हैं सरकारें बनाने में, सेंटर में, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान हम नहीं करना चाहते। और खास तौर पर पिछले कई सालों से वहां पर जो आरएसएस ने अपनी पैठ जमाने की कोशिश की है और उससे डिवाइड ज्यादा हुआ है और यूनिटी कम हुई, और उसका खमियाजा हम मणिपुर में भी यही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हुई है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की शुरुआत जो है, जैसे कि ये जो प्रेजेंट, वैसे तो बहुत पुराना ये सारा किस्सा है ट्राइबल्स का आपस में, ये खास तौर पर कुकी और मैती का, लेकिन 3 मई 2023 को जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो है मणिपुर में, उसने ये जो एजिटेशन शुरू किया, किस वजह से किया, क्योंकि मैटी को एसटी का स्टेटस दे दिया गया और उनकी डिमांड भी थी। उसके बाद ये सारा शुरू हो गया और आपस में तनाव बढ़ा, तनाव से वायलेंस बढ़ा, लेकिन उस वायलेंस को हमने शुरू में ही दबाने की कोशिश नहीं की या खत्म करने की कोशिश नहीं की या किसी डायलॉग में नहीं पहुंचे, बल्कि क्या किया हमने, वहां पर फोर्स बढ़ा दी। फोर्स बढ़ाना जो है, यानी यू कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग अंडर द जैक बूट ऑफ द स्टेट, जैसे कि कश्मीर में है, जैसे इस बच्ची ने कहा हाईली मिलिटराइज्ड जोन है ये सारे, और वहां पर स्पेशल एक्ट हैं, इसके एनफोर्स्ड हैं आर्मी प्रेजेंस को लेकर, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट हैं दूसरे हैं। तो उससे क्या होता है, आप स्टेट की प्रेजेंस बढ़ा देते हो, नॉट इन द सेंस ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया करनी, बल्कि हर गली मोहल्ले में आपको आईटीबीपी का व्यक्ति, सीआरपीएफ का नौजवान वो दिखना चाहिए, उससे लोग डर जाएंगे। जैसे कि बताया भी है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, जिसकी वजह से लोग टिके हुए हैं, अंदर से बहुत ज्यादा सुलग रही है बात। तो अगर हम उस संदर्भ में देखें तिवारी साहब, तो समस्या का समाधान करने के लिए आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए और आपके अंदर सेंसिटिविटी भी चाहिए। सेंसिटिविटी इस बात की कि मणिपुर कई तरीके से एक डिफरेंट किस्म का एरिया है जहां पर आपको बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करना पड़ेगा सारा कुछ। लोग अपनी आइडेंटिटीज को लेकर के बहुत भावुक हैं, बहुत सेंसिटिव है, और होना भी चाहिए। आइडेंटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब जो उस पर जो राजनीति हुई है, मैं आप देख लो जिस दिन मणिपुर के एमपी का भाषण हुआ है, उसके बाद वहां पर ये राहुल गांधी गए हैं कल या परसों, वहां पर फिर वही राजनीति शुरू हो गई है। कोई कहता है कि ये ड्रामा हो रहा है, कोई कहता है ये ट्रेजेडी टूरिज्म है, कोई कहता है मतलब आईटी सेल के द्वारा जो कुछ भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या इस टूर को, वो सारा गलत है। जब आप किसी चीज को, किसी मसले का हल जो है वो करना चाहते हैं, तो उसको ठीक ढंग से करने के लिए आपको राजनीति को अलग करके करना पड़ेगा, दोनों के साथ बैठना पड़ेगा या दोनों को बिठाना पड़ेगा। केवल मिलिटराइजेशन से, अब देखो ना, हमने इतने डिस्टर्बिंग वहां के विजुअल्स और वीडियोस और सारे देखे हैं मणिपुर के, जो कि किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा करते, और वहां पर इतने लोगों का मारे जाना, वो उनको ये नहीं है कि मणिपुर के लोग मरे हैं, वो भारतीय लोग मरे हैं, वो भारत के सिटीजन्स मरे 228 के करीब, और तकरीबन 60-70 हजार लोग बेघर हुए हैं, कैंपों में रह रहे हैं, और कैंपों में जिस तरह की हालत होती है हम सब जानते हैं। तो ये कहना कि हम डिवाइड किए बिना यूनाइट तरीके से इनको
यूनाइट करके इनको इस मसले का हल करें, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर सेंसिटिविटी की तो हालत ये है कि आप वहां पर, ये तो कहते हैं कि सारा नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि मणिपुर विजिट करें। तो ये चीजें जो हैं, जब तक आप उसको राइट और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे, उस समय तक इसका हल नहीं होगा। आप इसका पॉलिटिकल फायदा ले सकते हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकाल सकते, जो कि बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है ये मणिपुर वो जुड़ गए हैं नॉर्थ ईस्ट से, इनसे हमें इनपुट जरूर ले लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये ज्ञानेश्वर जी फिर जुड़ चुके हैं, तो हम चाहेंगे ज्ञानेश्वर जी अपनी बात को रखें। वहाँ पर शांति बहाली का यह जो प्रयास हो रहा है, हालांकि अभी तो एक पक्षी अपना प्रयास है, जो भी लोग सत्ता में है वो उनके वरीयता क्रम में है कि नहीं है, लेकिन पूरा देश चाहता है कि वहाँ पर शांति बहाली हो और मेन स्ट्रीम में शामिल हो हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत शामिल हो, हमारा मणिपुर शामिल हो। ज्ञानेश्वर जी आपकी बात। देखिए आनंद जी, ये हम सब सभी बताए, ये हिंदुस्तान एक ये उत्तर पूर्व राज्य जो है, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। इसमें पिछले 14 महीना से हम लोग यहाँ में दंगा चल रहा है, इतना लोग मर रहा है, इतना हजारों लोगों इसके बेघर हो रहा है। अभी इसमें मसला क्या है, ये इतना घटना घट रहा है, इसको खत्म करने के अंतिम एक इच्छा आने के लिए, इसको शांति लाने के लिए पॉलिटिकल डायलॉग का जरूरी होता है, एक दूसरे को कन्विंस करना जरूरी होता है। ये सभी को पता है, इसमें मिलिट्रीराइज करके आम बंदूक से शांति नहीं ले पाएगा, ये सभी को पता है, हर एक हिंदुस्तान को पता है। फिर भी इसमें इनके किसका जिम्मेदारी होता है, जो जितना स्टेक होल्डर होता है, सरकार होता है, हम लोग आम जनता होता है, कुकी समुदाय होता है, मैतेई समुदाय होता है, सभी स्टेक होल्डर का एक दायित्व लेना पड़ेगा। इसमें इनिशिएशन जो है किसने इंतजाम करेगा, सरकार इंतजाम करना ही पड़ेगा। पिछले साल का ये 3 महीना से शुरू हो गया, अभी तक इसका दोनों समुदाय का बीच को एक टेबल में ला करके इसको शांतिपूर्ण बात करने की अभी तक इंतजाम नहीं होता है। पिछले 2 महीना, पिछले साल का ये 3 मई को ये शुरू हो गया दंगा, ये करीब अप्रैल मई महीना में एक कमेटी बन चुका है। इसका चेयरमैन मणिपुर का मुख्यमंत्री जी श्री एन बीरेन होता है। जो कुकी समुदाय बोल रहा है, जब तक ये मणिपुर का चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ये पीस कमेटी में रहेगा, तब तक हम ये बातचीत करना नहीं आएगा। मैतेई समुदाय का तो हर समय इसको मानते आ रहा है, कोई हमको साथ में बैठ के इसको शांतिपूर्ण आने के लिए बातचीत करना है। ये जानते हुए भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कदम नहीं लेता है। ये चीफ मिनिस्टर का इसको बदल करके चेयरमैन दूसरा लोगों को चेयरमैन नहीं बनता है। अभी तक वो कमेटी बनते बनते अभी चला गया, अभी पता नहीं ये पीस कमेटी है या नहीं। इसको हम तो हमारे किसी का दिमाग में नहीं है कमेटी है या नहीं। ये हमारा चीफ मिनिस्टर से ये होम मिनिस्ट्री का होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो अभी नहीं दिया है या नहीं दिया, वो भी पता नहीं। ये शांतिपूर्ण के लिए कमान इसका जो अधिकारी इसको दूसरे लोगों को दे दिया। अभी 14 महीना के बाद कल राहुल गांधी जी एक विपक्ष का ये अधिकारी बन के मणिपुर में आया, उसमें भी चर्चा हो रहा है। कल से हम ये कई चैनल पे हमने देखा है, ये हर चैनल पे इसका चर्चा हो रहा है। कोई लोग बोलता है इसको पॉलिटिकल फायदा उठाने की जा रहा है, कहीं बोलता है इसको ये नार्को या टूरिज्म टेररिस्ट टूरिज्म क्या बोलता है। अभी वो मणिपुर के जो लोग अभी ऐसा हाथ करके बैठा हुआ है, क्योंकि रिलीफ कैम्प में 60,000 के ऊपर रिलीफ कैम्प में रहा। 2 वक्त रुचि तो मिला, 2 वक्त रुचि मिलके एक
साल में इस कैंप के रिलीफ कैंप के अंदर में बैठने से हम लोग का समाधान होगा। अभी शांतिपूर्ण आने के लिए पिछले राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोले मणिपुर में ये शांति आना शुरू हो गया। कहां से शांति आना शुरू हो गया हमको पता नहीं। कोई बातचीत करने के रास्ता वो लोग नहीं बनता है। पिछले महीना का 6 तारीख से फिर ये दूसरा जगह हमारा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट जो है असम के बॉर्डर में पड़ा, उसमें दंगा शुरू हो गया। वहां में पिछले 1.5 महीना के अंदर पे 200-300 घर चला दिया। 2000 के ऊपर ये रिलीफ कैंप में अभी नया रह रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी बोला है, अमित शाह हमारा होम मिनिस्टर ये मणिपुर में 3 दिन रहा ठीक है। पिछले महीने ये मई 29 ये 29 मई को आया था पिछले महीना, पिछले साल का। 3 दिन रहा, कुकी संप्रदाय के पास में गया, मैती संप्रदाय के पास में रहा, ये कुछ लोग मिला, बोल के गया 15 दिन बाद मणिपुर में फिर आऊंगा, ये शांति रक्षा जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। अभी तक आया नहीं। राहुल गांधी जी आया कब? कुकी संप्रदाय के लोग बीच में जाए, मणिपुर संप्रदाय के लोग के बीच में भी आया, मैसेज दिया। उन लोग का लास्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मणिपुर के राज्यपाल जो मिलने के बाद इनका कांग्रेस भवन पे एक प्रेस मीट हमने देखा है। उसमें बोला है ये हम एक भाई के नाते, हम एक आपका आम आदमी के नाते कैसे मणिपुर में इस शांति लाया जाएगा, आप लोग का तकलीफ क्या है, आपको करने के लिए आया, ये सब कहा। उसमें एक जिम्मेवारी रेस्पॉन्सिबल आदमी इंडिया गवर्नमेंट या मणिपुर गवर्नमेंट दोनों मिलके एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन इसको डाल के एक कमिटी बना के दोनों संप्रदाय के बीच में जाके बातचीत करने तो आसान बात है। अभी तक किया है नहीं। वही तो बात, तो सवाल तो वही है, क्यों नहीं किया? ये जानबूझ के ये इंडिया का भारत सरकार और मणिपुर सरकार दोनों मिलके जानबूझ के ये दंगा फैला रहा है। हम मन में सोचने आ रहा है अभी मणिपुर का जनता, क्योंकि अभी जो जितना ये अभी मणिपुर में पहले से मणिपुर का स्टेट फोर्स सेंट्रल फोर्स मिलके ये घटना घटने के बाद पहले अभी लगभग 50,000 लोग आर्म फोर्सेस है। उसके बाद 3 महीना का मई का रात जो है उसी दिन के 4 दिन के अंदर पे और 40-50 हजार लोग इसको लेके आया फौजी। इस्तेमाल कहाँ कर रहा है वो? लगभग 1 लाख का आर्म फोर्सेस है मणिपुर में। इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है हमको पता ही नहीं, लिखा ही नहीं। इसलिए शांतिपूर्ण रास्ता आने के लिए दोनों समुदाय के बीच में जाकर समस्या को समाधान जानना पड़ेगा। पहले लोग बोल रहे हैं ये क्रिस्तान और हिंदू के बीच में लड़ाई है, लोग बोल रहे हैं ये मैतेई और कुकी के बीच का लड़ाई है। ये दोनों है नहीं है। अगर इसमें क्रिस्तान और हिंदू का बीच का लड़ाई, धर्मनीतिक लड़ाई अगर होगा, मैतेई जो है, मैतेई ने इसको क्रिस्तान का चर्च को भी जला दिया। जो मैतेई का हमारा परम्परागत जो रिलीजन जो है उसको भी जला दिया। कुकी लोग मैतेई का पारंपरिक वो भी जला दिया, हमारे हिंदू का भी जला दिया। इसमें मतलब ये संप्रदाय का रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं। जी, आपका फिर फ्रीज कर गया है अपना नेटवर्क, लेकिन खैर काफी बातें आ गई। अब हम चलते हैं आर्थिक नगरी बम्बई से हमारे वरिष्ठ पत्रकार और खास करके राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक में सलीम खान साहब भी हैं। अच्छा सलीम खान साहब, जहाँ कहीं भी हिंसक माहौल बनता है, दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, वहाँ किसी ऐसे आदमी की पहल जिसको दोनों ही लोग, हर समुदाय के बीच उसका सम्मान रहता है। हम जिक्र करेंगे एक जमाना हुआ करता थे जी कुछ हम
आपकी आवाज फंस रही है ज्ञानेश्वर जी, हमारे पास में रहते हैं ज्ञानेश्वर जी, हमारे पास में रहते हैं। अपॉइंटमेंट नहीं देता था। जी ज्ञानेश्वर जी, आपकी आवाज फंस रही थी। तो अपना नोआखाली से तो बड़ा दंगा, बहुत भयंकर दंगा हुआ था, और वहां पर गांधी जी गए, उनके पास भी कोई राजसत्ता नहीं थी, लेकिन वहां वो गए, वहां बैठे, आंदोलन किए, अनशन किए, और सारा समुदाय एकजुट होकर के और वो दंगा उसका निराकरण हुआ। हमको लगता है कि चाहे मणिपुर हो या देश का कोई भी सीमा पर, इम्फाल सिटी से 20 किलोमीटर का आगे तो उनके बीच इसकी आवश्यकता है कि उसको पहल किया जाए। क्या इसमें राहुल गांधी का खास करके यह जो पहल हो रही है, और उनकी ये उनकी तीसरी यात्रा इस बार हुई है, क्या इससे ये कितनी संभावना बन रही है ये शांति बहाल करने में? सलीम साहब अनम्यूट कर लीजिए। सलीम साहब अनम्यूट कीजिए। ये जो मणिपुर की समस्या है, हम लोग 1 घंटे से तकरीबन 50 मिनट से इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में मैं कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, और मैं ये समझता हूं कि मणिपुर के मसले को जो अभी फिलहाल है उसको समझने के लिए हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसके इतिहास में उनका नागा लोगों से क्या झगड़ा होता रहा है, और बर्मा से लोग क्या आ रहे हैं, और वहां अफीम की खेती क्यों हो रही है, वगैरह वगैरह। बर्मा से लोग मिजोरम में भी आ रहे हैं, म्यांमार से, वहां कोई समस्या नहीं। अफीम दुनिया भर में उगाई जाती है, वहां कोई समस्या नहीं। इसलिए अगर हम लोग इस तरह से बीटिंग अराउंड द बुश करते रहेंगे तो मैं समझता हूं अगर हम वहां जाएंगे भी तो कोई मसला है। देखिए, सीधी सिंपल बात है कि मणिपुर में कुकी और मैतेई ये 2 समुदाय रहते। मसला कैसे पैदा हुआ? मसला ऐसे पैदा हुआ कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप मैतेई लोगों को रिजर्वेशन दे सकते, और उसके बाद से अब आप सोचिए कि किसी समाज में आप 80-90% लोगों को रिजर्वेशन दे दो, तो जिसको पहले रिजर्वेशन मिला है उसको कोई फायदा नहीं। रिजर्वेशन क्यों दिया जाता? एक समाज जो पीछे है उसको आगे लाने के लिए, बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन देता है। जो आगे है उसको भी आपने दे दिया, कहां से आएगा आगे? पूरी लॉजिक ही खत्म कर दी। और आप ये समझिए कि वो मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको गलत करार दिया, हाई कोर्ट ने उसको वापस ले लिया, तो रिजर्वेशन की कहानी तो खत्म हो गई। अब दूसरा मसला क्या था? हिंसा। हिंसा कैसे हुई? हिंसा की जो डिटेल आप पढ़े, ये है कि सुरक्षा दलों ने लोगों को पकड़ के ले जाके दंगाइयों के हवाले कर, ऐसे हुई है दंगे हिंसा। ये कहने की बात है कि भाई इसने भी उसको मारा, उसने भी इसको मारा, इसने भाई रिएक्शन बाद में शुरू हुआ। ये जो सबसे बड़ी वीडियो आई थी जिसमें कि वो हम ने उन औरतों को और उन औरतों में से एक के भाई को भी अपनी गाड़ी में बिठाया। वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी चलाओ, तो ड्राइवर बोलता है, पुलिस का ड्राइवर, चाबी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी आई कैसे? उड़ के आई है, बगैर चाबी के आ गई वहां पे। भाई वो लोग बोल रहे चलो ये भीड़ हमको मार देगी, तो वो बोलता है चाबी नहीं है हमारे पास। उसके बाद अचानक चाबी मिल जाती है, और चाबी मिलने के बाद वो गाड़ी जाती है और वो गाड़ी ले जाकर के भीड़ के पास रुकती है और उन लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। ये है सूरत हाल। अब आप ये बोलते हो कि दोनों समुदाय को बिठा के बात करो। क्या बात करो? अगर मेरी बहन के साथ ये सुलूक हुआ है, उसकी वीडियो आपने दबा दी, उसका इनकार कर दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ,
और आप बोलते हो कि भाई दोनों बातचीत करके सुलझा दो। क्या सुलझा दो भाई? मैं तो यही बोलूंगा ना कि जिसने मेरी बहन के साथ ये सुलूक किया है उसको सजा दो, जिसने मेरे भाई को जान से मारा है उसको सजा दो, जो प्रशासन इसको रोकने में नाकाम हुआ है उसको जिम्मेदार ठहराओ। वो प्रशासन जिस सीएम के अंदर काम कर रहा है उस सीएम को रिजाइन करा। उसने रिजाइन कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं तुमको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बोलने की बातें हैं कि हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई मोहब्बत चाहता है, लोगों को मिल के बैठना चाहिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि गृह मंत्री के दौरे का जो है वो रेफरेंस दिया, हवाला दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि वो गए थे। कब गए थे? 14 महीने पहले गए थे और ये कह के आए थे कि जो है हम 15 दिन के बाद फिर आएंगे। 15 महीने होने वाले हैं, न वो गए न खुद गए। क्यों गए मास्को? अभी राहुल गांधी के ऊपर ये लोग आक्षेप ले रहे हैं कि राहुल गांधी ये टूर कर रहे हैं, वो टूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मास्को क्यों गए? ये सीखने के लिए गए कि डिक्टेटरशिप कैसे चलाई जाती है, पुतिन किस तरह से जो है वो अपने विरोधियों को दबाता है, किस तरह से अपनी मनमर्जी चलाता है, किस तरह से इलेक्शन को जो है वो जीतता है। ये सीखने के लिए गए हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी? अगर कोई ये बोले तो अच्छा लगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को ये सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है मास्को। वो 2002 से ये कर रहे हैं, उनको इसका बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए इस समस्या का समाधान, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, लोग स्कूल जाने लगे। अरे भाई, जो लाशें अस्पताल में पड़ी थी उन लाशों को लेने के लिए लोग नहीं जा सके। अखबार में देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो बच्चे, आप सोचिए यार, 14 महीने अगर कुछ लोग रिलीफ कैंप में हैं, सरा 14 दिन आप जो है वो जाकर के रिलीफ कैंप में बैठ जाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है समस्या। एक बच्चा जो कि 5 साल का है, आज 6.5 साल का हो गया रिलीफ कैंप, आप उसको चावल दे रहे हैं, क्या दाना पानी सब कुछ है? तो मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को एकदम यूटोपियन दुनिया में रह के सोचने से और इधर उधर की लंबी चौड़ी बातें करने से समस्या का समाधान नहीं होता। टू द पॉइंट बात होना चाहिए। आप खुद जो है वो लोगों का दर्द महसूस नहीं करते, आप खुद उनका जो है वो दर्द बांटने के लिए उनके पास नहीं जाते, और कोई जाता है तो उसको जो है वो बुरा भला कहते हो, उसको जो है वो उस पे इल्जाम लगाते हो। असल समस्या मैं बताता हूं आपको क्या है। मोदी जी का एक मसला ये है कि वो एक अहंकारी आदमी है। खुद संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उन्होंने भी ये बात कही इनडायरेक्टली कि वो अहंकारी आदमी है। अगर उनको उनके खुद अपने दिल में आए कि मुझको ये काम करना चाहिए तो वो जरूर करेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर आनंद तिवारी उनसे कहते कि मोदी जी ये काम कीजिए, तो वो नहीं करेंगे। क्यों? उनकी नाक का मसला आ जाता है। कह रहे मैं तिवारी जी के बोलने पे ऐसा कर दूं, ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है। अब मसला ये है कि जब लोग उनसे कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं, आप जाइए। पूरी उनकी स्पीच में पहली बार भारत की पार्लियामेंट में ये हुआ कि मोदी जी ने 2.25 घंटे जो है वो भाषण दिया, और पूरी स्पीच में ये मणिपुर 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 चलता रहा। अब उनकी जो अहंकार आसमान में, अब उनका जी चाहता भी होगा कि मैं जाऊं, तो वो ये कहेंगे कि भाई, लोग अगले दिन अखबार में लिखने लगेंगे कि विपक्ष के दबाव में मोदी जी मजबूर होके गए हैं, तो नहीं जाएंगे। अब अगर वो बीरेन सिंह जी सर, सारा मामला फंसा है नाक का, और जनता हटवा दिया। किसी की सही बात बोलने से भी हमारी इंसल्ट हो जाती है। ये मोदी जी के पैर की बेड़ी बना हुआ है। और मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूं तिवारी साहब, कि मोदी की जो राजनीति है
इसका शुरुआत भी कलंक है गुजरात का कलंक, और इसका अंत भी कलंक है मणिपुर का कलंक। इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी राजनीति शुरू की गुजरात में, इतना बड़ा दंगा हुआ, 2000 लोग मारे गए। इनसे पूछा कि आपको दुख होता है, तो कहने लगे गाड़ी के पहिए के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो भी दुख होता है। ये है इनकी संवेदनशीलता। इनसे पूछा गया कि गुजरात दंगे में आप कहाँ नाकाम हुए, तो बोले मीडिया को मैनेज करने में नाकाम हुआ। यानी मीडिया सच दिखा रहा था तो मैं उनको सच दिखाने से रोकने में नाकाम। ये आदमी कैमरे के सामने माइक में बोलता है। तो ये कलंक था जिसकी वजह से मोदी जी के ऊपर सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन गए, प्रोटोकॉल मिल गया तो सारी दुनिया में जाने लगे, आजकल मास्क हो गए हुए हैं। लेकिन इतिहास इनको ऐसे याद रखेगा कि ये आए तो दंगा फसाद करा के आए, और ये गए तो दंगा फसाद करा के गए। और दोनों मर्तबा, न तो पहले दंगे में ये शर्मिंदा हुए और न दूसरे दंगे में शर्मिंदा हुए, और दोनों दंगे इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कराए। एक मर्तबा खुद मुख्यमंत्री के तौर पे कराया, दूसरी तरह मर्तबा जिस मुख्यमंत्री ने कराया उसको जो है वो समर्थन किया, उसका आशीर्वाद किया। इसी तरह से मोदी जी को जो है वो इतिहास में याद किया जाएगा। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम साहब। पूरा देश इस संवेदना से ओतप्रोत है कि खास करके दो प्रांत जम्मू और कश्मीर और हमारा पूर्वोत्तर भारत पूरा का पूरा, और उसमें भी खास करके मणिपुर में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद है और इसका समाधान तत्काल निकाला जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इसका समाधान तो हमारा ये राज सत्ता ही करेगी। लेकिन राज सत्ता जब इतनी संवेदनहीन हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल मणिपुर जैसी स्थिति हमारे कश्मीर में भी रही है, जम्मू कश्मीर में भी रही है। वहां पर जम्मू कश्मीर को पूरा दो भागों में बांट दिया और चीन पर हमला कर देंगे और पाकिस्तान को घुस के मारेंगे और क्या क्या करेंगे। लेकिन आज की तारीख तक इनकी हिम्मत, इनकी औकात, हैसियत वहां भी नहीं हो पा रही है कि कश्मीर में 370 खत्म कर देने के बाद जहाँ ये पूरा सबके लिए ओपन छोड़ दिए थे कि सब लोग जाकर के जमीन खरीदेंगे, शादियां करेंगे। लेकिन जमीन खरीदने के नाम पर अंबानी साहब, अडानी साहब वहां खरीदे हैं, अपना खनिज संपदा खरीदे हैं। और वही स्थिति वो कहीं न कहीं से मणिपुर में भी हो रही है कि वहाँ की जो खनिज संपदा है और वहाँ की जो जन संपदा है उसको किस तरीके से कब्जा किया जाए और अपनी सत्ता को बरकरार रखा जाए, कायम किया जाए। न तो इनकी स्थिति जम्मू कश्मीर में जाने की हुई और वहां पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने की हुई, और वही स्थिति इनकी मणिपुर में भी हुई कि वहां पर भी इनकी जा पाने की स्थिति नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी और देश में जो मोहब्बत को चाहने वाले लोग हैं, प्रेम को चाहने वाले लोग हैं, और पूरा देश, ये राज सत्ता भी तो उसका अंग होता है, लेकिन वो तो एक छोटा सा अंग है। पूरा देश ये चाहता है और लगा हुआ है। और एक विपक्ष का नेता, प्रतिपक्षी नेता ने जो वहाँ पहल की है, हमको ऐसा लगता है कि ये गांधी की प्रति छाया उसमें फिर वहाँ पर ये शांति बहाली प्रक्रिया में जरूर सफलता हासिल करेगी। और हमारी यह जो दम्भी राज सत्ता है, अपना केंद्रीय सत्ता है, इसकी भी आंखें जरूर खुलेगी और हम सारे लोगों की उसको समीक्षा है कि जल्दी से जल्दी अपने मणिपुर और हमारा पूरा पूर्वोत्तर भारत, इतना खूबसूरत प्रदेश हमारा पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ की आदिवासी संस्कृति, वहाँ के छोटे छोटे कबीलाई संगठन, वहाँ के छोटे छोटे समुदाय समूह आपस में जिस मोहब्बत से रहा करते थे, वो चीज़ें तो बरकरार आज भी हैं। लेकिन उनको कहीं न कहीं से नज़र लग गई है